तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल GS एकेडमी पर। दोस्तों इस चैनल पर ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद आपको और भी कई वीडियो विभिन्न टॉपिक्स की वीडियोस आपको इस पर मिलती रहेंगी, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया है वो हिंदी से किया है, ठीक है। और इस पर आपको हिंदी की संपूर्ण कक्षाएं दी जाएंगी और रेगुलर बेस पे दी जाएंगी, साथ साथ अन्य कक्षाएं भी इस पर आपको मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की, ठीक है। दोस्तों जैसे हिंदी शब्द आता है हम सब जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और जैसे ही भाषा शब्द आया तो यहाँ से हमें जानना ज़रूरी है कि भाषा शब्द होता क्या है, आया कहाँ से है, क्या इसकी विशेषता होती हैं, वो सब हम इसके अंतर्गत जानेंगे। ये एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं और इसी शब्द पर आज हमारी पूरी चर्चा है। इसी शब्द को पूरा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी भाषा है और आप जानते हैं कि हिंदी की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है। जननी भाषा का मतलब होता है कि जहाँ से हिंदी की स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से हिंदी प्रारंभ हुई है वो संस्कृत से हुई है। हालांकि संस्कृत से सीधे हिंदी नहीं बनी, इसके बीच में और भी हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। लेकिन संस्कृत इसकी जननी भाषा है और संस्कृत में हम सब ने धातुएँ पढ़ी हुई हैं, क्योंकि संस्कृत में कई प्रकार की धातुएँ जैसे कृत धातु, फल धातु। उसी प्रकार संस्कृत में एक धातु है भास, और उसी भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भास धातु से भाषा शब्द बना है तो इनके अर्थ भी समान होंगे, क्योंकि बना तो इसी से है। तो हम जानते हैं कि भास या भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। बात करें भास की, भाषा की, या फिर इसी का एक और बिगड़ा हुआ रूप है भाका, उसकी, इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समान होता है। यानी इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है कहना या बोलना या व्यक्त करना। यानी जब हम किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई विचार उसके सामने रखते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ व्यक्त करते हैं, उसका वो क्या है? वो भाषा है। याद रखिए दोस्तों, ये भाषा का शाब्दिक अर्थ है, इसकी परिभाषा नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम इसकी परिभाषा पर भी बात कर लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों भाषा की जो परिभाषा है वो होती है कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। दोस्तों इसमें तीन शब्द आए, विचार, अभिव्यक्ति और माध्यम। हम तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विचार, कि विचार क्या होते हैं। दोस्तों विचार होते हैं, इसको बोलते हैं मन की अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक इकाई या अध्वन्यात्मक भाव विचार कहलाते हैं। अब जानते हैं कि अध्वन्यात्मक क्या होता है। देखो यहाँ पर देखोगे तो ध्वन यानी ध्वनि और यात्मक जुड़ा हुआ है यानी ध्वनि से युक्त। क्या अर्थ होता है इसका? ध्वनि से युक्त, ठीक है, समझना धीरे धीरे। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है आ, और आ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ध्वनि से युक्त नहीं, क्योंकि या हमेशा किसका सेंस देता है इसमें? जब भी वो उपसर्ग के रूप में जुड़ा हो तो नहीं का। तो ध्वनि से युक्त नहीं, यानी ऐसे मन के भाव जो ध्वनि नहीं, जिनमें ध्वनि नहीं है, अर्थात हमने वो अभी किसी से कहे नहीं है, बोले नहीं हैं, तो वो क्या हैं? हमारे विचार हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, जब तक आप उन क्वेश्चन को मुझे बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? तो जो मन के जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, वही विचार हैं जिनमें ध्वनि नहीं होती, जो कि सिर्फ उसी को पता होता है कि उसके मन में क्या चल रहा होता है। अध्वन्यात्मक इकाई है, यानी इनमें ध्वनि नहीं होती, जो मन के ऐसे भाव हैं वही क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति। जैसे अभी मैंने बताया, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि आदान प्रदान करना,
लेन देन करना, या इसका इंग्लिश में अर्थ होता है एक्सप्रेस करना। यानी जब आप, जैसे अभी आपके मन में कुछ भाव चल रहे हैं, वो क्या है, आपके विचार हैं। जब आप उन विचारों को किसी के सामने रखोगे, किसी को बताओगे, तो क्या मतलब होगा उसका, मतलब आप अपने विचारों को क्या कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। लेकिन अभिव्यक्त कर किसके माध्यम से रहे हो, तो माध्यम जो होता है वो होती है उसकी भाषा। ठीक है, भाषा के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो भाषा क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सिर्फ क्या केवल ध्वनि के माध्यम से ही विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है? क्या ज़रूरी है कि जो हमारे मन में विचार हैं, जो मन के भाव हैं, उनको ध्वनि के माध्यम से बोलकर ही व्यक्त किया जाए? तो मैं बोलूँगा कि इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक स्थान है ए, एक दूसरा स्थान है बी। यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है और बी से इस सामान को ए तक लेकर आना है, तो आप कैसे लाओगे? तो आपके पास जवाब होगा, सर कैसे भी ला सकते हैं, हम इसको बाइक के माध्यम से ला सकते हैं, हमारे पास कार है तो कार के ज़रिए ला सकते हैं, हम इसको और भी बहुत से साधन होते हैं उनके ज़रिए ला सकते हैं। तो क्या बाइक एकमात्र माध्यम है? क्या कार एकमात्र माध्यम है? क्या अन्य जो भी साधन है, मान लीजिए ट्रक है, तो क्या वो एकमात्र साधन है? या बस से ला रहे हैं तो क्या वो एकमात्र साधन है? जी नहीं, क्योंकि एकमात्र साधन केवल एक नहीं है, उसको लाने के कई साधन हैं। हमारे पास बाइक है तो बाइक से ही ला सकते हैं, कार है कार से ला सकते हैं, बस है बस से ला सकते हैं। तो यहाँ से बी स्थान से ए तक सामान लाने के लिए हमें कई साधन के माध्यम से उसको लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, एक आवश्यक शर्त है कि वहाँ तक उसकी पहुँच सुगम हो। मान लीजिए आपके पास कार है, आप सामान लेने जा रहे हो, लेकिन इस स्थान तक कार जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, केवल इतना छोटा रास्ता है कि बाइक ही गुजर सकती है, तो आप मानोगे कि हाँ बाइक से ला सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा रास्ता है कि कार भी जा सकती है, ट्रक जा सकता है, बस जा सकती है, तो आप किसी भी माध्यम से उसे ला सकते हो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास साधन होना चाहिए और दूसरा वहाँ तक पहुँचने का क्या है, सुगमता होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि विचारों को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, भाषा के माध्यम से। तो क्या भाषा को केवल ध्वनि के माध्यम से ही विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो इसका जवाब है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया उसका जवाब था सेम यही है कि केवल एक माध्यम, जो एकमात्र माध्यम है वो ध्वनि नहीं है उसका, तो क्या है, अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये भाषा का कौन सा माध्यम है, मौखिक। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब आपके मन में कोई डाउट आएगा, कोई सवाल आपके मन में आएगा, कुछ आप पूछना चाहोगे, तो आप मौखिक माध्यम से मुझसे नहीं पूछोगे, आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन लिखोगे। तो वो कौन सा माध्यम हो गया, वो हो गया अपना लिखित माध्यम। तो भाषा के कितने माध्यम हो गए, अभी मूलतः दो माध्यम हो गए। एक तो मौखिक जो आप मुझे सुन रहे हो, दूसरा लिखित जब आप अपने क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी जो भी है वो आप पूछोगे मुझसे, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित माध्यम। लेकिन एक तीसरा माध्यम और होता है। उस तीसरे माध्यम को समझने से पहले आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। उसी में अपना जो तीसरा भाषा का तीसरा माध्यम है उसका मतलब छिपा हुआ है। दो लड़के खड़े हैं, एक ए है एक बी है। ए अपने होठों पर दो उंगली रखकर बी की तरफ कुछ इशारा कर रहा है। ठीक है, इसी समय पास से एक लड़की गुजरती है, तो वो जब ये देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो ए से पूछ लेती है कि आप दोनों लड़के हो और लड़के होकर लड़के को फ्लाइंग किस दे रहे हो, शर्म नहीं आती? तो इस पर ए जवाब देता है कि बहन जी, मैं उसे फ्लाइंग किस नहीं दे रहा, लॉकडाउन चल रहा है, मैं बीड़ी मांग रहा हूँ उससे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने इशारा किया, इशारे में कोई चीज़ मांगी। क्या उसने उससे बोलकर कुछ मांगा? नहीं। क्या उसने लिखकर कुछ मांगा? नहीं। इसका मतलब उसने क्या दिया, उसे इशारा किया। और इसी को बोलते हैं सांकेतिक माध्यम, यानी भाषा का कौन सा माध्यम, सांकेतिक माध्यम। तो भाषा के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। मौखिक जो आप मुझे अभी सुन रहे हो, लिखित जो लिखकर भेजा जाएगा, और सांकेतिक
जो संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, जैसे अपन फ़ोन पर बात करते हैं, कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम। चैट करते हैं, कौन सा माध्यम है? लिखित माध्यम। तो तीसरा हमारा जो माध्यम होता है वो होता है सांकेतिक माध्यम। देखिए, इसको इस प्रकार समझिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जो बत्ती जलती दिखाई देती हैं, तो वो एक भाषा का सांकेतिक माध्यम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाल बत्ती जली तो आप समझ गए कि आपको रुकना है, हरी बत्ती जली तो आप समझ गए कि आपको चलना है, ठीक है, पीली बत्ती जली तो आप समझ गए कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये बत्तियां हमें ये संकेत देती हैं रुकना है, चलना है या इंतज़ार करना है। क्या वहाँ से कोई बोलकर बताता है कि चलो या रुको? नहीं। क्या वहाँ पर कोई लिखकर बताता है? नहीं। केवल वो क्या है? संकेत है हमारे लिए, जिससे हम समझ सकते हैं हमें रुकना है या चलना है। तो वो भी एक माध्यम है भाषा का। वो कौन सा माध्यम है? सांकेतिक माध्यम। ठीक है, इसी प्रकार सड़क किनारे बहुत से ऐसे निशान बने हुए होते हैं, इनका मतलब होता है कि इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। तो ये भी क्या है? एक भाषा के सांकेतिक माध्यम हैं। तो हमने भाषा के तीनों माध्यमों पर चर्चा की। मौखिक, जैसे आप रेडियो पर मोदी जी को सुनते हो मन की बात में, वो कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा माध्यम है? लिखित माध्यम है। और जब किसी प्रकार के संकेत देखते हो आप, जो कि आपको बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो कौन सा माध्यम है? सांकेतिक माध्यम। और थोड़ा इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि न्यूज़पेपर भाषा के किस माध्यम का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो कौन सा है? लिखित माध्यम है। आपको बताया जाएगा कि न्यूज़ चैनल सुनना भाषा का कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम है, क्योंकि हम उनको सुनते हैं जो एंकर बोल रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार ट्रैफिक सिग्नल भाषा के कौन सा माध्यम है? सांकेतिक माध्यम है। आपसे पूछा जाएगा कि फैक्स भाषा के किस माध्यम का उदाहरण है, तो फैक्स हम क्या है? लिखित माध्यम में लेते हैं। फ़ोन पर बात करना भाषा के किस माध्यम का उदाहरण है, तो वो मौखिक है। तो इस प्रकार से भाषा के 3 माध्यम होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट बनेगा कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा के हम क्या लगाएंगे? 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भाषा के कुल कितने प्रकार हैं? जब कुल की बात आए तो भी 3 प्रकार हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा के मूलतः कितने प्रकार हैं, तो मूलतः केवल 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक को मूल प्रकार में नहीं गिना जाता, क्योंकि संकेतों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संकेत का एक विशेष अर्थ हो। जैसे आपको उदाहरण दूं, मैं जैसे इस पर एक लाइक का बटन होगा, ठीक उसी प्रकार मैं ऐसे अंगूठा करूं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका कई मतलब निकलते हैं। अगर कोई कहीं जा रहा है या कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, जब हम उसे ऐसे अंगूठा दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द बेस्ट। लेकिन जब कोई पैसे मांगने आए फिर हम ऐसे कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास कुछ नहीं है, ठेंगा दिखाना। तो ऐसे ही संकेतों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इसलिए मूल भाषा के प्रकार में इसको सांकेतिक भाषा को नहीं गिना जाता। तो मूल भाषा के कितने प्रकार हैं? 2, मौखिक और लिखित। लेकिन भाषा के कुल प्रकार, या सादा क्वेश्चन बने कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताओं पर। ठीक है, भाषा की क्या क्या विशेषता होती हैं? तो सबसे पहले भाषा की विशेषता आती है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का क्या मतलब होता है कि भाषा क्या एक अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति का क्या मतलब होता है?
अर्जित संपत्ति का मतलब होता है कि भाषा को हम ऐसा नहीं है कि किस एक दिन में प्राप्त कर लेते हैं। भाषा को धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। भाषा को सीखते हैं हम, इसलिए क्या एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित क्यों है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम क्या होता है, एकदम ब्लैंक होता है, उसे किसी बात की कुछ समझ नहीं होती, ना तो उसे भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन वह जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहता है वैसी भाषा सीखता है। क्या प्रत्येक बच्चा एक जैसी भाषा सीखता है? नहीं, क्योंकि वो जिस माहौल में रहेगा, जैसे उसके माता पिता, उसके परिवारजन संवाद करेंगे, जिस भाषा में संवाद करेंगे, वही भाषा वो सीखता है। तो इसका मतलब क्या है? अर्जित है, वो अर्जित करता है, वहाँ से धीरे धीरे सुनता है और उसके बाद फिर बोलने की कोशिश करता है। तो भाषा कैसी है? एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा क्या है? दूसरा है भारत एक सामाजिक संपत्ति भी है, यानी सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे? जैसे कि प्रत्येक समाज की एक अलग भाषा होती है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी कई प्रकार की बोलियां प्रचलित हैं, ठीक है, कई भाषाएं हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग अलग क्यों हुआ? समाज के कारण। क्योंकि जिस समाज में विकसित हुई वहाँ पर वो अलग बन गई, दूसरे समाज में अलग बन गई। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज ने बनाई है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने, ठीक है। तीसरा क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि भाषा में शब्द ग्राह्यता कितनी है। शब्द ग्राह्यता का मतलब होता है कि शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे हिंदी में आपने, जब हम आगे पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि देशज, विदेशज और आगत, इन्हीं को आगत कोई विदेशज बोलते हैं। इसके अलावा तत्सम, तद्भव शब्द, ये सब क्या है? ये अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? हिंदी में ये पढ़ना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिंदी भाषा की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शब्द ग्राह्यता। ये शब्दों को ग्रहण कर लेती है। विदेशज इसमें हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो विदेशी शब्द हैं, अन्य भाषाओं के शब्द हैं जो कि हिंदी में ले लिए गए हैं, इसलिए तो उनमें अलग से हमें वो पढ़ना पड़ते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है? एक शब्द ग्राह्यता। और जब तक शब्द ग्राह्यता है, वो अपने में नए नए शब्दों को ग्रहण करती रहेगी, नए नए शब्द उससे जुड़ते रहेंगे भाषा से, तब तक वो कैसी बनी रहेगी? परिवर्तनशील बनी रहेगी, यानी वो परिवर्तनीय है, वो बदलती रहती है। जैसे संस्कृत में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है, इसलिए क्या है कि उसका जो प्रादुर्भाव है, उसका जो विकास है, वो अब कम रह गया है। हमारे भारत में जो मूल भाषा संस्कृत है, उसके बाद भी संस्कृत को बहुत पीछे स्थान मिला हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो वैदिक संस्कृत है उसमें शब्द ग्राह्यता नहीं है, उसने नए शब्दों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो पिछड़ गई, यानी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। लेकिन लौकिक संस्कृत में क्या है? लौकिक संस्कृत में शब्द ग्राह्यता है, उसमें नए शब्दों को ग्रहण किया है, इसलिए लौकिक संस्कृत आजकल प्रचलित है। हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आज भी वहाँ की जो द्वितीय भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? परिवर्तनशील होती है भाषा, बदलती रहती है, क्योंकि नए नए शब्द इसमें जुड़ते रहते हैं। इस एक और विशेषता होती है इसकी कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु कैसे होगा? कि जब तक नए शब्द जुड़ते रहेंगे तब तक अंतिम बिंदु होगा ही नहीं। जैसे कोई बोले कि 1 से 100 तक गिनती मुझे आती हैं, तो उसमें ही सब कुछ है मैथ का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 से 100 क्या, 1 से अनंत तक रहती हैं, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। और जैसे ही भाषा ग्रहण करती रहेगी तब तक वो उसका अंतिम बिंदु आएगा ही नहीं, वो परिवर्तित होती रहेगी। अब चौथी जो बात है वो है व्याकरण की, यानी भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है। और जब हम ये हिंदी की क्लासेस स्टार्ट किए हैं तो इस पर जो हमारा मुख्य जो विचार रखेंगे हम, वो कि इसके व्याकरण पर ही रखेंगे, यानी हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। तो कोई भी भाषा हो, सबका एक व्याकरण होता है। संस्कृत हो, संस्कृत का एक व्याकरण है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी का एक ग्रामर है, जिसे हम पढ़ते हैं, आर्टिकल, प्रपोजिशन, अलग अलग ऐसी व्याकरण में हम पढ़ेंगे, संधि, समास, ठीक है, शब्द विचार, वर्ण विचार। तो ये इसका क्या हो? भाषा का एक व्याकरण होता है। तीसरा है मानकीकरण, यानी भाषा जो है
उसको मान्यता प्राप्त होती है, उसका एक मानक स्वरूप होता है। ये कैसे, चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा छोटा आ, ठीक है, ये क्या है, ये मानक प्राप्त है, यानी मान्यता प्राप्त है, मानक रूप है भाषा का। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं बोलूं कि नहीं मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, तो क्या ये सही है? ये गलत है, ये अशुद्ध हो जाएगा, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि हम ऐसा लिखकर कहीं भेजेंगे तो ये गलत साबित कर दिया जाएगा, जबकि इसे गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये भाषा का मानक रूप है और ये अमानक रूप है। चाहे कोई भी शब्द हो, जैसे मैं बात करूं का, तो भारत भाषा को, हिंदी भाषा में का को ये मान्यता दी गई है कि का को सिर्फ इसी प्रकार लिखा जाएगा। आप चाहो जैसे नहीं लिख सकते। मैं बोलूँ मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ? जी नहीं, का सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, इसी को मान्यता प्राप्त है और यही इसका शुद्ध रूप है। ये क्या है? अशुद्ध रूप है। तो भाषा कैसी होती है? मानकीकृत होती है, उसका एक मानक स्वरूप होता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इस पर भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है। भाषा एक अन्य विशेषता क्या है? भाषा पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। जैसे जैसे आप क्षेत्र बदलते जाओगे, भाषा का प्रभाव बदलता जाएगा। भाषा के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें स्थानीय स्तर पर बोली कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र की निमाड़ी, बघेलखंड क्षेत्र की बघेली और बुंदेलखंड क्षेत्र की बुंदेली, मालवा क्षेत्र की मालवी। तो इस प्रकार की जो बोलियां हैं, है तो सब एक ही भाषा के अंतर्गत हिंदी के, लेकिन कई प्रकार की बोलियां हैं, क्योंकि वो क्षेत्र बदल गया। तो भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक, यानी भूगोल का, क्षेत्र विशेष का प्रभाव पड़ता है। तो ये भी क्या हो गई? इसकी भाषा की विशेषता हो गई। ठीक है। और सबसे बड़ा गुण क्या है भाषा का? मैंने आपको बताया शब्द ग्राह्यता, शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता। नए नए शब्द उसमें जुड़ते रहते हैं और भाषा अपने आप को परिवर्तित करती रहती है, तो इसलिए भाषा एक परिवर्तनशील है। सामाजिक क्यों है? क्योंकि ये समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, सामाजिक संवाद के लिए बनी व्यवस्था है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई। अर्जित इसलिए है क्योंकि इसे हम धीरे धीरे प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। हम जैसे माता पिता जो बोलते हैं उसका अनुकरण करते हैं, उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वही सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्जित संपत्ति। मानकीकरण इसका मानक होता है, मान्यता प्राप्त होती है। किसी शब्द को जैसे चा को ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको हम किसी और प्रकार से ऐसे करके नहीं लिख सकते। और व्याकरण, तो प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो बताता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगा तो हम कुछ भी लिख देंगे, हमें क्या पता चलेगा कि क्या इसमें शुद्ध है और क्या इसमें अशुद्धि है। जैसे मैं बोलूँ राम खाता है खाना, ठीक है, तो ये भाषा का एक अशुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें व्याकरण की गलती है। और व्याकरण में कौन सी गलती है? इसमें व्याकरण की गलती है क्रम की, इसमें थोड़ा क्रम बदल गया है। जबकि भाषा व्याकरण में हम पढ़ेंगे कि क्रम क्या होता है इसका? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, तो ये होता राम खाना खाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, तब ये शुद्ध रूप होता। तो व्याकरण हमें बताता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसलिए प्रत्येक भाषा का क्या होता है? एक व्याकरण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, अब क्या बात करते हैं हम? तो भाषा को सीखने की क्या क्या योग्यता होती हैं, यानी भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं? तो भाषा के सीखने की योग्यता होती हैं 3। पहली होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। आप एक शब्द जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमें भाषा सीखना है, तो सबसे पहले तो हमारे अंतर्मन से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हमें ये सीखना है। जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी, सीखने की इच्छा नहीं होगी, अंतर्मन से कोई भाव नहीं आएगा, तब तक हम उस चीज़ को कभी नहीं सीख सकते। मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझे गाना गाना सीखना है, तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो मेरे अंदर अंतर्मन से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है।
यानी जिज्ञासा, सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा जो उसका सीखने की योग्यता वो है अनुकरण। कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे अंदर जानने की इच्छा है, उसे सीखने का मन है। उसके बाद अनुकरण, यानी जो दूसरे जो हमारा गुरु होता है वो हमें सिखाएगा तो उसका हमें अनुकरण करना है। अनुकरण का मतलब होता है हूबहू उसकी नकल करना। जैसे अगर मुझे गाना गाना सीखना है तो मैं किसी अपने जो भी गुरु है उसके पास जाऊंगा जो गाना गाना सिखाता है, संगीत गुरु के पास। वो सबसे पहले तो मुझसे पूछेंगे क्या आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो मैं वहाँ बोलूँगा कि मेरी इच्छा है, मैं सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो यानी मेरी सीखने की इच्छा है। फिर वो कुछ गाकर कुछ बोलकर बताएंगे कि ऐसे गाया जाता है, इसमें ये शब्दों को प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब वो मुझे बताएंगे। उसके बाद मैं उनका अनुकरण करूँगा कि जैसे उनने गाया वैसे ही मैं उनकी नकल करूँ। और तीसरा होता है अभ्यास। आपने सुना ही होगा कि जब तक किसी चीज़ का अभ्यास नहीं किया जाए, प्रैक्टिस नहीं की जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम स्कूल में पढ़ कर आते हैं तो क्या जो टीचर हमें पढ़ाते हैं हम उनका अनुकरण करते हैं कि जो पढ़ाया वो हमें याद रहे। तो याद रहने के लिए क्या ज़रूरत है कि हम उसका अभ्यास करें, घर पर प्रैक्टिस करें। जब घर पर प्रैक्टिस करते हैं उसकी तो क्या होता है, वो हमारे जहन में रहता है, हमें याद रहता है। तो यही क्या है, अभ्यास है। तो भाषा को सीखने की 3 योग्यताएं कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई जिज्ञासा, कि जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं है तब तक हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। कैसे कहते हैं वैसे भी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि जब तक अगर हमारा मन ही हार गया, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अंदर से इच्छा नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। लेकिन जब मन से इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी, सीखने की इच्छा होगी, तो हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसके लिए फिर 2 विशेषता और हैं, 2 कंडीशन और हैं। पहली है अनुकरण, कि जो हमें सिखाया जा रहा है हम उसकी नकल करें, उसका अनुकरण करें, उस बात को समझें। और दूसरा है अभ्यास, यानी फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी तो करें। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें, केवल अनुकरण करते रहें तो इतना कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। हालांकि कुछ पल के लिए सीख जाएंगे लेकिन बाद में भूल भी सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि भाषा का क्रम। भाषा का क्रम क्या होता है? भाषा के क्रम से मतलब है कि भाषा को जब हम सीखते हैं तो किस क्रम में सीखते हैं। तो इसका एक क्रम तो ये होता है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर सीखी जाती है, कठिन से सरल की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब हम भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका व्याकरण पढ़ेंगे तो शुरुआत में हमें बहुत कठिन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम शब्दों को समझेंगे, वर्डों को समझेंगे, हमें समझेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो हमें सरल लगने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा, हिंदी व्याकरण, कोई भी भाषा का व्याकरण हो वो हमें बिल्कुल सरल लगने लगेगा। कोई भी भाषा हो वो सरल लगने लगेगी। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे सामने कोई, मान लीजिए कोई दूसरी भाषा फ्रेंच बोलने वाला है, उसको खड़ा कर दिया जाए तो क्या मैं उससे संवाद कर पाऊँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती। हाँ, लेकिन मेरी योग्यता है कि मैं उसे सीख सकता हूँ। तो सीखने के लिए वो 3 चीज़ तो ज़रूरी है ही, कि पहली तो जिज्ञासा होनी चाहिए, दूसरा उसका फिर अनुकरण करना पड़ेगा और तीसरा उसकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना पड़ेगा। यदि मैं सीख सकता हूँ तो शुरुआत में मुझे वो कठिन लगेगी, क्योंकि मैं अभी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे उसका फ्रेंच भाषा का ऐप भी नहीं पता। लेकिन जब धीरे धीरे मैं सीखूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सीख जाऊंगा तो वो मुझे सरल लगने लगेगी। तो भाषा का जो विकास क्रम होता है वो कैसे चलता है? कठिन से सरल की ओर। ये दूसरा जो विकास क्रम चलता है वो चलता है यहाँ से। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द आता है श्रवपले। श्रवपले, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, श्रा से होता है श्रवण यानी सुनना, वा से होता है वदन यानी बोलना, पा से होता है पठन यानी पढ़ना, और ले से होता है लेखन यानी लिखना। तो भाषा का क्रम कैसे चलता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के जो विकास क्रम के जो 2 हैं, सुनना और बोलना, ये आते हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत। कैसे?
जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। तो बोलना और सुनना किस में आ गया? मौखिक भाषा में। दूसरी आती है लिखित भाषा, वो किस में आता है? वो उसमें आते हैं पढ़ना और लिखना, क्योंकि अगर यदि कोई चीज़ लिखी होगी उसी को तो आप पढ़ोगे, तो लिखी है तब पढ़ोगे। तो लिखना पढ़ना किस में आता है? लिखित भाषा में आता है। इनका यही क्रम आपको टिक करना है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाषा का विकास क्रम, इसको अलग अलग दे दिया है, लिखना पहले दे दिया जाएगा, बीच में बोलना पढ़ना, या फिर पढ़ना पहले दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि श्रवपले, ये क्या है? इसका संस्कृत अनुवाद है, उसको याद रखना है। छोटा सा शब्द है। श्रा से श्रवण यानी सुनना, वा से वदन यानी बोलना, पा से पठन यानी पढ़ना, और ले से लेखन यानी लिखना, ठीक है। यही इसका क्रम है। क्यों है इसका क्रम? देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब अपन अर्जित संपत्ति पढ़ रहे थे कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो घर में जब बच्चा होता है, नवजात शिशु, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बातों को सुनता है। घर में परिवारजन जो माता पिता हैं वो संवाद करते हैं, तो उनको वो सुनता है। तो सबसे पहली योग्यता क्या आती है उसकी? सुनने की। भाषा के विकास क्रम में पहले वो सुनता है, सीधा बोलने नहीं लगता। वो बोलता है तो वो समय में नहीं आता, वो भाषा नहीं होती, ठीक है। रोता है तो, लेकिन वो उसमें ध्वनि तो होती है, लेकिन वो भाषा नहीं होती। लेकिन सबसे पहले वो भाषा के लिए क्या करता है? सुनता है कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। पहले कुछ उच्चारण अशुद्ध बोलता है, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करने लगता है। माता पिता उसे बोलना सिखाते हैं, बेटा पप्पा बोल, पानी से मम्मा बोल, ठीक है। ऐसे बोलना सिखाते हैं धीरे धीरे। तो सुनने के बाद वो फिर उसे बताते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कि ये तो तुम्हारी समझ के लिए ऐसे हमने शब्द बुलवाए, अब इनका शुद्ध रूप ये होता है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो पानी को पानी बोलना है, अब और कुछ नहीं बोलना है। रोटी को रोटी बोलना, और कुछ नहीं बोलना है। तो पहले वो सुनेगा, उसके बाद बोलेगा। फिर जैसे स्कूल में कोई बच्चा गया, जब एडमिशन करवाते हैं तो पहले मैडम सर जो भी हैं वो पढ़ाएंगे। तो पढ़ाते में क्या, मान लिया अपन हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करें, तो हिंदी वर्णमाला में पहले उसे बताएंगे आ, और आ के सामने एक फल बना दिया जाएगा, बोला जाएगा आ से अनार। तो वो सुनेगा। फिर उससे बुलवाया जाएगा धीरे धीरे कुछ दिन बाद, बेटा बोल आ से क्या? अनार। तो बोलेगा। उसके बाद उसे लिखकर बताया जाएगा कि ये लिखा है आ कैसा होता है? ऐसा। पहले तो उसे फल बता दिया गया, लेकिन फल आ नहीं होता, आ क्या होता है? ऐसा होता है। तो उसे पढ़ना सिखाया जाएगा। उसके बाद जब वो पढ़ना सीख जाएगा तब उससे बोला जाएगा कि अब लिख के बता, यानी लिखना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और उसके बाद लिखना। ये भाषा का विकास क्रम चलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट या फिर जो भी कोई क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये जो चैनल स्टार्ट किया है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम इसमें हिंदी तो पूरी क्लासेस करवाएंगे ही, इसके साथ ही अन्य विषयों की कक्षाएं भी आपको इसमें दी जाएंगी, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो है। अभी थोड़ा लॉकडाउन के चलते स्टूडियो तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे स्टूडियो तैयार हो जाए, उसके बाद आपको बेहतर क्वालिटी में वीडियो दी जाएंगी, ठीक है। अभी आप कंटेंट से बिल्कुल बेफिक्र रहें, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, कोई समझौता नहीं होगा। कंटेंट एकदम ऑथेंटिक मिलेगा आपको। अभी क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे ही अपना स्टूडियो तैयार हो जाता है आपको बेहतर क्वालिटी में मिलेगी, और कंटेंट तो बेहतर है ही। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट के साथ। धन्यवाद।